इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चरल प्राइसिंग, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5th चैप्टर पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीकेशन। और ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे प्राइसिंग, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्राइसिंग। क्योंकि ये जो प्राइसिंग होता है, दैट इज़ प्राइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होता है वही डिसाइड करता है प्रोड्यूसर का इनकम। तो बेसिकली ये जो प्राइस है वो इम्पॉर्टेंट है। विदाउट प्राइस द फार्मर कैन नॉट अर्न इनकम, है ना। इवन प्रोड्यूसर हम किसी भी सेक्टर में देखें, उस सेक्टर में प्राइस इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। येस और नो? प्राइमरी इन द सेंस ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्या? प्राइस सेट करना, क्योंकि प्राइस से ही इनकम डिसाइड होती है। तो फार्मर अर्न्स देयर इनकम बाय सेलिंग व्हाट दे प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो फार्मर होते हैं वो इनकम कैसे अर्न करते हैं? जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सेल करके, मतलब जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो उसकी प्राइस सेट करके। ठीक है, दैट इज़ एग्रीकल्चर कम्युनिटी। हाउ मच वुड दे अर्न डिपेंड्स ऑन द प्राइस। जितना वो अर्न करेंगे वो किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड किस पे होता है? बेसिकली प्राइस पे ही डिपेंड होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस कितना इम्पॉर्टेंट है इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम अर्निंग के लिए। ठीक है, सिंस हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, अ रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स इज वेरी सिग्निफिकेंट इन डिसाइडिंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। येस, तो हम देख सकते हैं, अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू 21 to 22 48% पॉपुलेशन क्या है? डिपेंड है। 48% पॉपुलेशन डिपेंड है किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो 48% पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो जो प्राइस रख रहे हैं हम, वो रेम्यूनरेटिव प्राइस होनी चाहिए। मतलब इतना प्राइस तो होना चाहिए कि फार्मर कुछ अर्न कर सके, सो दैट उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो? बेटर हो। ठीक है, अच्छी हो। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग, ये जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो फार्मर सुसाइड विच हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन पार्शियल ड्यू टू द लो प्राइस, हैंस लो इनकम। ठीक है, लो प्राइस है, लो इनकम है, तो बेसिकली ये सीरियस प्रॉब्लम तो है। क्योंकि अगर फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको उतना इनकम भी नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली वो उनको जो भी क्रेडिट लिया होता है उन लोगों ने, उसको पे ऑफ नहीं कर पाते हैं वो, तो सुसाइड के केस बनते हैं और ये सीरियस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्राइसिंग का। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसिंग। फीचर है नॉन रेम्यूनरेटिव प्राइस। येस, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? सैलरी। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उनके मतलब वर्थफुल होना चाहिए, उनको इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए, प्राइस तो मिलना ही चाहिए प्रोडक्ट का। तो रेम्यूनरेटिव प्राइस इज़ एसेंशियल टू हैव बेटर income. Yes, higher income provide the necessary incentive to put in hard work and apply better inputs, produce more and earn more. So definitely they have written very clearly that जो इनकम है, दैट इज़ जो प्राइस है, अगर कोई प्रोड्यूसर है, सपोज कोई फार्मर है, उसने जो भी प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसने जो भी प्रोड्यूस किया, अगर उसको हायर इनकम मिलती है उसकी, मतलब थ्रू प्राइस, जो भी प्राइस ने सेट किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करता है, तो डेफिनेटली ही विल पुट हार्ड वर्क इन दैट एक्टिविटी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि उसने कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस किए, दैट इज़ कॉटन प्रोड्यूस किया उसने, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है उसको, तो डेफिनेटली ही विल डू मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट क्रॉप्स, है ना। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क करने के लिए अब ऐसा हो जाए कि फार्मर ने बहुत मेहनत की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, बट उसको लॉस हो गया, तो वो हार्डवर्क क्यों करेगा? जब उसको पता है कि लॉस हो जा रहा है तो मैं क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करूँ? ठीक है, तो ये एक नॉन रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है वो क्या होती है? एसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एनकरेज करने के लिए फार्मर को। तो फार्मर हाउएवर वेरी ऑफन गेट नॉन रेम्यूनरेटिव प्राइस, तो ऐसा हो जाता है कि वो नॉन रेम्यूनरेटिव प्राइस एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, रोल ऑफ सप्लाई इन एग्रीकल्चरल प्राइसिंग। येस, अगर हम देखें तो जो प्राइस होती है इकोनॉमिक में, या फिर वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, टर्शरी सेक्टर में हो, ओके, किसी भी सेक्टर में हो, ये जो प्राइस होती है वो कैसे डिसाइड होती है? दैट इज़ थ्रू डिमांड एंड सप्लाई।
है ना, ये बहुत कॉमन है, सभी को पता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से हम क्या डिसाइड करते हैं, प्राइस। दैट इज़ व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट विल डिसाइड क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, तो ये होता है, जैसे जैसे डिमांड रहेगी वैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं। हमने इसमें 4th सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो रोल ऑफ जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करके रखी हैं, मतलब प्राइस कैसे डिसाइड होता है इकोनॉमिक में। तो एग्रीकल्चर प्राइजेस आर डिटरमाइंड लाइक एनी अदर प्राइजेस, ठीक है, दे हैव मेंशन एनी अदर प्राइजेस बट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट बाय एंड लार्ज इज़ ऑलमोस्ट इनइलास्टिक। यस, जो डिमांड होता है ना इस रोल ऑफ सप्लाई इन एग्रीकल्चर प्राइस का, वो क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की जो ये क्या है, बेसिक नेसेसिटी है, जो ग्रेन्स है, ये जो भी फार्मर, क्योंकि ये हमारे लिए भी तो बेसिक नेसेसिटी है। अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है, फिर भी हमारा डिमांड चेंज तो नहीं होगा ना, इनइलास्टिक डिमांड है। क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है, ये हमें कंज्यूम करना ही है। ओके, क्या करना है, कंज्यूम करना ही है। अगर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी तो भी हम परचेस करेंगे, बट थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट हम परचेस तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम डिमांड बंद कर देंगे, नहीं। अगर राइस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो ऐसा तो नहीं है ना हम राइस खाना बंद कर देंगे, नहीं। हम जैसे कि पहले 5 किलो लेके आते थे घर में, अभी 2 किलो लेके आएंगे, है ना। डिमांड जो है दैट इज़ इनइलास्टिक है, बट ऐसा नहीं कर दिया हमने कि राइस को बंद ही कर दिया, हम उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। परचेस करेंगे बट कम क्वांटिटी में। अगर वही प्राइस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइस की प्राइस है बहुत कम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा राइस परचेस कर लेंगे, नहीं। जितनी हमारी लिमिट रहेगी उतना ही। अगर प्राइस भी कम हो गई तो भी हम ऐसा तो नहीं पूरा घर भर देंगे हम राइस से, नहीं। जितना हमें कंज्यूम करना उतना ही परचेस करेंगे। तो ये केस में देख सकते हैं हम लोग कि क्या है, इनइलास्टिक है, ठीक है। ये फीचर है किसका, प्राइस का। अब हम 3rd पॉइंट देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी भी एक पॉइंट है। तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, बेसिकली अनसर्टेनिटी, एग्रीकल्चर मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू सीजनल फ्लक्चुएशन। यस, क्या है, सीजनल फ्लक्चुएशन है ना। अनसर्टेनिटी अबाउट द प्राइस डिस्करेज फार्मर फ्रॉम द इंट्रोड्यूसिंग एनी इनोवेशन। अभी देखो, अब सीजनल फ्लक्चुएशन तो आता रहता है ना। नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, या फिर जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिली तो सुसाइड करते हैं फार्मर, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर फार्मर को प्राइस नहीं मिलती है जितना उसने प्रोड्यूस किया है, कॉस्ट जितना भी लगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइस नहीं मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, ठीक है। डिस्करेज होने की वजह से वो क्या करता है, कोई भी इनोवेशन नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर कंपेरेटिवली स्टेबल प्राइस होगी तो विल प्रोवाइड कॉन्फिडेंट। यस, अगर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, उसकी प्राइस क्या होगी, स्टेबल होगी, तो डेफिनेटली उसको क्या आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा टू इम्प्रूव कल्टिवेशन एंड प्रोड्यूस मोर। तो और प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको पता है प्राइस तो स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं होगी, उसको लॉस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। पॉइंट है मिडलमैन। तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट टू द मिडलमैन। तो जैसे कि होता है कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, चाहे वो मार्जिनल हो या फिर स्मॉल हो, तो ये फार्मर्स क्या करते हैं, उनके सारे जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, और कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, रोड की फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो वो नहीं जा पाते हैं मार्केट में, मंडी में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये जो मिडल मैन होते हैं ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो फार्मर हैं वो मिडल मैन को अपनी सारी चीज़ें, जो प्रोडक्ट है, ग्रेन्स वगैरह, वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो फिर अब पता है मिडल मैन क्या करता है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉइट करता है, किसको, बाय पेइंग द लोअर प्राइस। किसको, जो फार्मर्स हैं उनको लोअर प्राइस पे करके। क्यों, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि दे हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, है ना। फार्मर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, इन द सेंस कि मार्केट में अगर पर केजी राइस है
पर केजी राइस है कुछ 100 रुपीज़, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है, ठीक है। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन फार्मर के पास नहीं है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अगर फार्मर के पास नहीं है तो ये जो मिडिल मैन है वो क्या करेगा, ये जो पर केजी राइस 100 रुपीज़ है वो सिर्फ फार्मर को 50 देगा, ठीक है, वेरी लो प्राइस 50 देगा। क्यों? और 50 वो खुद रखेगा। ये जो गैप होता है ना बिटवीन प्रोड्यूसर एंड फार्मर, उसका जो फ़ायदा उठाता है वो कौन, मिडिल मैन ही उठाता है, ठीक है। मतलब वो प्रॉफिट अर्न करता है ऐसे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया 50 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब 7 पॉइंट है, देखो, ग्रेटर इज़ द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर फार्मर प्राइस एंड द कंज्यूमर फाइनल प्राइस। तो ये होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव सफिशिएंट मार्केट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे फार्मर को सफिशिएंट नॉलेज होता ही नहीं है कि एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में है क्या। तो मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और लो प्राइस में उनको सेल करते हैं, और लो प्राइस में सेल करने की वजह से फार्मर को पैसे नहीं मिलते, मतलब प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिलती, और प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिलती तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते वो। तो ये प्रॉब्लम होती है। low price and producer purchaser take the advantage of the lack of information, ignorance of farmer, thus exploiting them, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि फार्मर को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, फीचर है किसका, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्राइसिंग। एंड 8th वन, ये जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। येस, अभी हमने देखा, जैसे कि मैंने बताया उसमें कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की एक और पुअर फैसिलिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है उनके पास नहीं है। तो फैसिलिटीज़ लाइक ऑफिशियल और ऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है, ऑर्गेनाइज मार्केट में रूरल एरिया में होता नहीं है, तो उनको थोड़ी सी सिटी एरिया में जाना पड़ता है बाय ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस और एट अ गुड प्राइस और फेयर प्राइस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिससे कि ये भी एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो वो ऑर्गेनाइज मार्केट में जाएंगे नहीं तो वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करते और मिडिल मैन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता फार्मर्स वगैरह में, है ना, वो कितने में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग एग्रीकल्चर गुड्स आर इनसफिशिएंट रिजल्टिंग इन द फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके पास किसी चीज़ की, फार्मर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन तो हो गई, ठीक है। अब हम 9 पॉइंट देखने वाले हैं। 9 पॉइंट क्या बोलता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ FCI, है ना, PDS वगैरह सबने सुना होगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI इन जनवरी 1965 की इस पॉलिसी है अंडर द फूड कॉरपोरेशंस एक्ट 1964। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, किस लिए, PDS लाइक जो पीपल हैं, जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको एटलीस्ट फूड प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो FCI इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परचेज, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। FCI जो सेंटर है, ये क्या है, जो पॉलिसी है, जो एक्ट है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या करे, सारे डिस्ट्रीब्यूट करे, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करे, कहाँ, कंट्री में। तो PDS के थ्रू, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सभी ने सुना होगा। तो ये जो PDS होता है, ये बेसिकली होता है क्या, ये राशन कार्ड वगैरह, ठीक है, राशन कार्ड से जो राशन मिलते हैं, मतलब 2 रुपीज़ पर केजी राइस मिल रहा है ना, सस्ते में मिलते हैं ना। ये किस लिए मिलता है, सो दैट जो गरीब हैं एटलीस्ट उनको फूड तो मिले, एटलीस्ट उनको फूड मिले। तो FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ FCI का ये मेन रोल होता है, और ये कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में सेटअप हुई थी। क्यों सेटअप हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे, किसके, ये कुछ फीचर्स थे, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसिंग हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच।